माइनस 12। ये क्या चीज है? ये वो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है? यानी कि सी समानुपाती ए, यानी कि वो क्या है, वो क्षेत्रफल को क्या करती है बेटा, समानुपाती होती है, और बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। चलिए देखते हैं संधारित्र के प्रकार, है ना? चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार यानी कि संधारित्र कितने प्रकार में उपलब्ध होते हैं उनके। ये क्या हो गया? अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? हाँ, आ गया आ गया। चलिए ये भी आपकी तरह है। चलिए, तो संधारित्र के प्रकार, तो बेटा संधारित्र के प्रकार का मतलब ये कितने तरह के होते हैं? तो वैसे तो इसका कोई स्टिल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन भौतिक रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो लिखो बेटा इसको, इन्हें इन्हें भौतिक रूप से इन्हें भौतिक रूप से यानी कि फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से भौतिक रूप से 3 भागों में 3 भागों में बांटा जा सकता है ना? बांटा जा सकता है। चलिए बेटा देखते हैं कौन-कौन से। तो उनमें बेटा यहाँ लिखोगे सबसे पहले संधारित्र और इसके प्रकार, है ना? तो बेटा ये मूल रूप से क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से? अब आप बताओ, अगर आपको पूछे कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अच्छे, बुरे और हमें पता नहीं, है ना? उसी प्रकार से पहला क्या हो जाएगा बेटा, नियतमान संधारित्र। कौन-सा हो जाएगा? नियतमान संधारित्र। तो पहले प्रकार का संधारित्र कौन-सा होता है साथियों? नियतमान संधारित्र, यानी कि ऐसे संधारित्र जिसका मान सदैव क्या रहे, नियत रहे, ठीक है बेटा? और दूसरा क्या हो जाएगा? अब देखो बेटा 2 वर्ड्स के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको दूर कर दूंगा, ठीक है? दूसरा है समायोजनीय प्रकार के संधारित्र। दूसरा क्या है? समायोजनीय। बेटा इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल। समायोजनीय यानी द कैपेसिटर विच वैल्यू विल बी एडजस्टेबल, है ना? तो उसको कहते हैं समायोजनीय संधारित्र, है ना? और तीसरा होता है परिवर्तनीय संधारित्र। क्या होता है? परिवर्तनीय परिवर्तनीय संधारित्र। अब आप कहेंगे सर नियत मान तो हमें समझ में आ गया, पर ये संधारित्र और समायोजन में क्या अंतर होता है? तो बेटा देखो, कुछ संधारित्र ऐसे होते हैं जिनके मान को एडजस्ट किया जाता है ना? यानी कि ट्यून्ड किया जाता है, जैसे कि आपके रेडियो वाले। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक रेंज के हिसाब से परिवर्तन हो सकता है। नहीं समझ में आया? आ जाओ समझा देता हूँ। यानी कि ऐसे संधारित्र जिसका मान हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, है ना? यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा सीधे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो झगड़ालू होते हैं, तो वो है नियत मान के। और कुछ ऐसे होते हैं जो डांट खा के सुधरते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा एडजस्टेबल, है ना? और कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि पढ़ने के बाद चुपचाप बैठे रहते हैं, है ना? तो बेटा उसी तरह संधारित्र को अब हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो पहला है बेटा नियतमान संधारित्र। तो फर्स्ट लिखेंगे हम नियतमान संधारित्र। क्या होता है बेटा? नाम से नहीं पता चल रहा है इसका। नियतमान संधारित्र क्या होता है? जिसका मान सदैव क्या रहता है? नियत, है ना? जिसका मान सदैव क्या रहता है? नियत। अब बेटा ये क्या है? नियत मान। इसका तो आपको पता चल गया कि हमेशा मान फिक्स रहता है। इसको और इसको कैसे समझेंगे? मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने रेडियो देखा है ना? तो रेडियो में बेटा वो जो घुमाने वाला होता है ना, वो कुछ नहीं होता, वो एक पेचकस होता है, छोटा पेचकस, जिसकी सहायता से हम उसको घुमाते हैं। तो जिसके मान को छोटे पेचकस से समायोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है बेटा, वो क्या कहलाएगा? समायोजन। और परिवर्तनीय क्या होते हैं बेटा? जो एक भुजा को की सहायता से चेंज होते हैं, है ना? हाँ, तो बस आप सब समझ चुके हैं। अब आ जाओ हम समझते हैं। तो नियत मान के लिए क्या लिखोगे बेटा? नियत मान संधारित्र, यानी कि ऐसा संधारित्र जिसका मान हमेशा नियत रहता है। ऐसा संधारित्र संधारित्र जिसका जिसका मान सदैव कैसा रहता है बेटा? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। अब कोई आपसे पूछे बेटा, ये कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा इसके एग्जाम्पल। तो आओ इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं नियत मान संधारित्र के। तो बेटा आपने देखा है कि एक बार अपन ये अपना पंखा लगाते हैं तो उसमें जो कैपेसिटर होता है तो उसका मान कभी चेंज होता है क्या? नहीं। तो बेटा वो जो होता है नियत मान के, अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा। तो बेटा पहले प्रकार का कौन सा हो जाएगा? पेपर प्रकार का। पहला नियत मान का कौन है? पेपर प्रकार के संधारित्र। पेपर प्रकार के संधारित्र, है ना? और कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? आपने हमेशा देखे होंगे सिरेमिक प्रकार के। अभी दिखाऊंगा बेटा सिरेमिक प्रकार के, ये नाम याद रखो बेटा, सिरेमिक संधारित्र, ठीक है? उसके अलावा आपने अक्सर देखे होंगे जो
सिंगल फेस मोटर में स्टार्ट करने के लिए होते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक होता है कैपेसिटर रन में, पेपर प्रकार के। बेटा ये सारे क्या है, नियत मान के है। एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, प्रकार के। ये सारे क्या है बेटा, नियत प्रकार के संधारित्र हैं, यानी कि जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। और बेटा दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है समायोजनीय प्रकार के, समायोजनीय प्रकार। बेटा इसका दूसरा नाम क्या है, अभी बताते हैं बेटा। इसी प्रकार के संधारित्र को क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल संधारित्र, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल संधारित्र। अब कोई आपको पूछेगा इस एडजस्टेबल संधारित्र का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि ऐसे संधारित्र जिसके मान को छोटे पेचकस की सहायता से बदला जा सकता है। ऐसे संधारित्र, ऐसे संधारित्र जिसका मान, जिसका मान बेटा क्या, छोटे पेचकस, छोटे पेचकस से ट्यून किया जाता है। बेटा यहां पर बदलने को क्या बोलोगे, ट्यून करना, बदलने को ही क्या बोलोगे बेटा, ट्यून किया जाता है। अपन बोलते हैं ना भाई, रेडियो का ये चैनल ट्यून कर दो, ये ट्यून कर दो, बेटा बदलने को कहते हैं ना, ट्यून किया जाता है। और बेटा इसका एग्जाम्पल पूछते हैं तो ऐसे कौन कौन से संधारित्र है, तो बेटा क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रिसीवर, ट्रांसमीटर के रूप में यूज होते हैं। यह संधारित्र, यह संधारित्र कहाँ यूज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में, परिपथ में किसमें, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर यानी कि जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और रिसीवर जो सिग्नल को प्राप्त करते हैं, उनमें होता है, रिसीवर्स में होता है, रिसीवर्स में होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो संधारित्र होते हैं, जिसके मान को छोटे पेचकस की सहायता से बदला जाता है या ट्यून किया जाता है, बेटा वो क्या कहलाएगा आपका ये। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे ट्रिमर हुआ, पैडर हुआ, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, उदाहरण में क्या दोगे, ट्रिमर का नाम सुना हुआ है, बिल्कुल, तो ट्रिमर प्रकार के संधारित्र हुआ, पैडर हुआ, ये सारे बेटा क्या है, इसके उदाहरण हैं। आपको उदाहरण का नाम ध्यान रखना है। ट्रिमर पूछेगा तो समायोजनीय प्रकार का है, एडजस्टेबल है। पैडर है तो बेटा वो भी क्या है, समायोजनीय, कैसे, एक पेज की सहायता से समायोजन होते हैं। और नियत मान में जैसे कि पेपर है, सिरेमिक है और इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार के। और तीसरा है परिवर्तनीय मान के संधारित्र, और तीसरा जो है वो क्या है, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय मान के संधारित्र। अब बेटा इसमें क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर किसी भी क्या, किसी भी पेज की सहायता से बदल रहा है तो उसे एडजस्ट करना कहते हैं, लेकिन किसी भुजा के साथ बदल रहे हैं तो बेटा उसे क्या कहते हैं, परिवर्तनीय। जैसे कि आपके रियोस्टेट वाला था ना, परिवर्तनीय प्रतिरोध, वैसे ये होते हैं परिवर्तनीय कैपेसिटर। तो बेटा यह क्या होगा, यह क्या होता है, वे कैपेसिटर जिसका मान पूर्व निर्धारित सीमा के बीच में शाफ्ट घुमाकर बदला जाता है, वे संधारित्र, वे संधारित्र जिसका मान, जिसका मान बेटा पूर्व निर्धारित यानी कि उससे ज्यादा नहीं, तो पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से निर्धारित, पूर्व निर्धारित मान तक शाफ्ट द्वारा, बेटा शाफ्ट होती है एक भुजा, शाफ्ट इसको कहते हैं भुजा, द्वारा क्या किया जाता है बेटा, परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है ना। ये परिवर्तित होता है बेटा, और वो क्या होता था, एडजस्ट होता था, समायोजन होता था, किससे, पेचकस से। और ये क्या है, भुजा द्वारा, रियोस्टेटिक है ना। चलिए बेटा इसका उदाहरण पूछता है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे गैंग संधारित्र।
बेटा इसका उदाहरण पूछता है, उदाहरण क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, आपने गैंग संधारित्र का नाम सुना हुआ है? बिल्कुल बेटा। तो जो गैंग संधारित्र होता है ना बेटा, वो क्या है बेटा? इस परिवर्तनीय संधारित्र का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, समझ गए? अब देखो बेटा कुछ महत्वपूर्ण तो यहाँ पर देखना बेटा, निम्मी आधारित, वैसे तो आपको पता है बेटा अलग-अलग बुकों के हिसाब से संधारित्र का मान सबका अलग-अलग है ना? लेकिन एग्जाम में किसके अकॉर्डिंग पूछेगा? निम्मी के अकॉर्डिंग। तो बेटा मैं वो वाली टेबल लेके आया हूँ डायरेक्ट, है ना? तो आपको याद करा देता हूँ। ठीक? आ जाओ बेटा। तो निम्मी आधारित संधारित्र की सारणी, संधारित्र सारणी मैंने अभी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब निम्मी की क्यों लाया हूं? क्योंकि क्योंकि प्रत्येक बुक में, यानी कि प्रत्येक पुस्तक में क्या होता है बेटा? प्रत्येक पुस्तक में डेटा अलग होता है। डेटा अलग होता है। तो बेटा ऑथेंटिक हम क्या मानते हैं? अलग होता है। इसलिए ऑथेंटिक हम किसको मानते हैं? निमी को मानते हैं। इसलिए मैं डेटा भी कौन से लाया हूं बेटा? निमी के। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, ये आपके अलग-अलग प्रकार के संधारित्र होते हैं। आपको क्या याद करना है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहला ध्यान रखना है बेटा आपको कागज का। क्यों सर कागज का ध्यान में रखना है? कागज का इसलिए ध्यान में रखना है बेटा क्योंकि कागज का आप सबसे ज्यादा यूज करते हो कहाँ? जैसे कि आप पंखों में वगैरह में। तो बेटा इसका मान क्या होता है? 0.001 से लगा के 1 माइक्रोफेराड तक। ठीक है? और बेटा इसकी वोल्टता ध्यान रखनी है 200 से 1600। और बेटा इसको कौन सा सर्किट में यूज करोगे? मोटर सर्किट्स में, है ना? क्योंकि पंखे का भी क्या होता है? मोटर होता है। और सिंगल फेज भी क्या है? मोटर है। ठीक, याद हो गया? पक्का? ठीक है बेटा। सिरेमिक वगैरह में क्या होता है बेटा? 1 पिको से 1 माइक्रो, बेटा इसका मतलब होता है माइक्रो, है ना? ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जहां पी है ना उसका मतलब क्या है? 10 की घात -12। और जहां एफ है उसकी मतलब क्या है? 10 की घात -6। ठीक है, चलो। ये क्या है बेटा? सामान्य वीपीएफ, इसका मतलब क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज करते हो बेटा? सिरेमिक। अभी याद करा दूंगा बेटा, 1 ही मिनट में, 2 मिनट रुको। फिर है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर, ओहो, ये क्या है? पी, यानी कि 10 की घात माइनस पिको यानी कि 12। ये होता है बेटा माइक्रो, यानी कि 10 की घात -6। ठीक है? हाँ, अब देखो बेटा, ये कागज कागज हो गया, सिरेमिक हो गया, 1 पिको से 1 माइक्रोफेराड, 50 से 100 सामान्य वीएफ के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पॉलिस्टर होता है, टेंटालम होता है बेटा लघु क्षरण। आपको पूछेगा ना सबसे ज्यादा विश्वसनीय और किस में लीकेज कम होगा? तो बेटा कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक टेंटालम। याद देख लो बेटा, ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है। और बेटा इसमें क्या होता है? लघु क्षरण, यानी कि लीकेज की समस्या भी नहीं होती। ठीक, अब देखो बेटा, अभ्रक आप सभी नाम जानते हैं, उच्च आवृत्ति पे यूज करोगे। उच्च आवृत्ति पे देखो दोनों अभ्रक के नाम है। ठीक है? अब देखो सिरेमिक वाले जो एडजस्ट कर सकते हैं ना जिसके मान को, बेटा वो है रेडियो संचरण में यूज करेंगे। और जिसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं वो सामान्य रूप से काम करेंगे। और वायु आप सभी जानते हैं, जो रिसीवर होते हैं ना, उद्घोष यानी कि ग्राही, रिसीव करने वाले, वहां यूज करते हैं। ठीक है बेटा, एक मेरे कहने से ये देखो पिक्चर्स, क्योंकि आजकल पिक्चर दिखा के पूछता है। तो बेटा ये क्या है? संधारित्र प्रकार के। ये क्या है? इस प्रकार के संधारित्र होते हैं, क्या बोलते हैं? सिल्वर माइका। बेटा ये क्या है? एयर। आपको पता है ये बीच बीच में जगह है, वो क्या है? वो एयर ही है बेटा। तो इसको कहते हैं एयर कैपेसिटर, है ना? उसी तरह पॉलिस्टर। और ये तो आप सभी जानते हैं पंखे वगैरह में लगते हैं, पेपर कैपेसिटर। और ये देखो बेटा होता है सिरेमिक मान के, है ना? ये उच्च आवृत्ति पे यूज करते हैं सिरेमिक को। ठीक है, ध्यान रखना। अब बेटा एक वर्ड मेरे कहने से याद करो आप, ये रहा। ओहो, ये रहा बेटा। एक वर्ड मेरे कहने से याद करो आपको, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक दिखे, इलेक्ट्रोलाइटिक दिखे, है ना? जहां पर भी आपको अध्रुवित दिखे, नहीं ध्रुवित, सॉरी ध्रुवित, यानी कि जिसकी ध्रुवीयता दी हुई हो, है ना? ध्रुवीयता वाले, है ना? या फिर आपको अर्ध इलेक्ट्रोलाइटिक दिखे, ध्रुवित दिखे, या फिर आपको अपघट्य दिखे। क्या दिखे? अपघट्य। तो बेटा इन तीनों के अंदर आपको क्या लगाना है? ये तीनों ही किस प्रकार में आते हैं बेटा? ये तीनों ही डीसी प्रकार में होते हैं। ध्यान रखना बेटा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो यहाँ पहुंच जाना। ठीक है? अगर आपको कहीं पे भी बेटा पूछे उच्च आवृत्ति पर, उच्च आवृत्ति पर कौन से यूज करूंगा, तो आप कहां पहुंच जाना बेटा? आप सीधे उच्च आवृत्ति पूछे तो आप सिरेमिक के पास पहुंच जाना, कि सिरेमिक प्रकार के। ठीक है, चलिए। और बेटा आपको क्या पूछे? ठीक है, आपको पूछे बेटा
एक कौन सा बच गया है? हाँ, एक पूछे अध्रुवित, अध्रुवित। तो बेटा अध्रुवित कौन से होते हैं? वह एसी प्रकार के होते हैं। बेटा अपने को नंबर कमाने से मतलब है तो छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखा करो। ठीक है? और बेटा आपको क्या पूछता है? इसके अलावा बेटा आपको पूछता है ये, कि अगर आपको पंखे में यूज़ करना है ना? तो पंखे में बेटा कैपेसिटर 2 प्रकार से यूज़ करोगे। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। ये शॉर्ट है सीधे। ठीक है? अब देखो, आपको कोई पूछे कि आपका घरेलू पंखा होता है ना बेटा, घरेलू पंखा, तो उसमें देखो बेटा कौन सा कैपेसिटर होता है? तो ये कैपेसिटर बेटा हमेशा क्या है? परमानेंट जुड़ा रहता है। परमानेंट जुड़ा रहता है। परमानेंट जुड़ा होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो बेटा जो भी कैपेसिटर परमानेंट जुड़ेगा ना, वो क्या बढ़ाने के लिए यूज़ होगा? पावर फैक्टर। क्या बढ़ाने के लिए यूज़ होगा? पावर फैक्टर। और बेटा उसका प्रकार कौन-सा होगा? तो उसका प्रकार होगा साथियों पेपर प्रकार। क्या होगा? पेपर। पेपर कैपेसिटर। ठीक है बेटा? ध्यान रखना बेटा। पेपर प्रकार का होगा, ठीक है? अब पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा 2 से 5 माइक्रोफ़ैराड या 2 से 3 माइक्रोफ़ैराड तक होती है। बेटा ये चीज़ मेरे कहने से ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो बेटा, एक होता है बेटा सिंगल फेज़ में, सिंगल फेज़ मोटर जो होती है ना बेटा, उसके अंदर एक क्या होता है बेटा पूछते हैं सिंगल फेज़ मोटर। बेटा इसमें पूछते हैं एक जो होता है सिर्फ़ स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो होता है, स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। स्टार्टिंग के लिए जो यूज़ होता है ना, स्टार्टिंग में प्रयोग, तो बेटा उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है बेटा पावर फैक्टर नहीं बढ़ाता, वो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है। और बेटा इसमें कौन-सा होता है? स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए कैपेसिटर होता है, वो ध्यान रखना बेटा कौन-सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है? ठीक? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखना बेटा, इसका मान कितना होता है? तो बेटा इसका मान होता है लगभग 120 से 200 माइक्रोफ़ैराड तक। 120 से 200 माइक्रोफ़ैराड तक। बेटा मेरे कहने से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? इसका प्रयोग क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग करने के लिए, जबकि पेपर प्रकार का क्या होता है बेटा? पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। ये 2 अलग-अलग पर्पज़ है, ध्यान में रखना, ठीक है? बहुत सही। ठीक है बेटा? हाँ, अब ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ना बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना? इसको क्या करता है बेटा? इसको है ना, इसको केवल 70% जब मोटर स्पीड होती है ना, मोटर जब 70% स्पीड ले लेती है ना, स्पीड ले लेती है, तो बेटा इसको हटा देते हैं। लेती है, तो बेटा इसको हटा देते हैं। तब क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं। अब वो हटाने के लिए जो स्विच होता है ना बेटा, उस स्विच का नाम पूछते हैं, तो स्विच का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच। वैसे इसको मैं बताऊँगा सिंगल फेस मोटर में, पर थोड़ा ध्यान रखो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना? ध्यान रखना। ठीक? अब देखना बेटा, ये भी ध्यान रखना बेटा, जो स्टार्टिंग का प्रयोग होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इस मोटर को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इस मोटर को क्या बोलोगे आप? कि संधारित्र स्टार्ट मोटर। संधारित्र स्टार्ट मोटर, ठीक है? अब देखो बेटा, जो हमेशा जुड़ा रहेगा ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? संधारित्र रन मोटर। संधारित्र रन मोटर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, रन मोटर। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी 1 नंबर देके जा सकती है ना बेटा? ये स्टार्ट है और वो क्या है? केवल रन, ध्यान रखना। ठीक है? तो बेटा ध्यान रख लेना क्योंकि हर 1 नंबर ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा? सारी चीज़ क्लियर है? पक्का? पक्का क्लियर है ना? चलिए, तो बेटा हमने इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें जानने की कोशिश की। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि डीसी, अध्रुवित यानी कि एसी और ध्रुवित यानी कि डीसी। ठीक है? इससे अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने बताया। अब बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार कितने हैं। तो बेटा संधारित्र के वही जैसे प्रेरक के थे 2 प्रकार, इसी तरह इसके भी हैं 2 प्रकार, ठीक है? कौन-सा? एक होता है श्रेणी और समानांतर, तो लिखो बेटा संधारित्र के संयोजन या समूह लिख दो बेटा। संधारित्र के समूह, संधारित्र के समूह कौन से हैं? ठीक है बेटा? तो संधारित्र के बेटा क्या होता है? संधारित्र के समूह का मतलब क्या है बेटा? तो प्रायोगिक तौर पर ये कितने होते हैं? 2। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे? प्रायोगिक तौर पर, यानी उपयोग की दृष्टि से। तो प्रायोगिक तौर पर यह कितने समूह होते हैं बेटा? 2 समूह होते हैं। 2 समूह होते हैं।
ठीक है बेटा। तो देखो संधारित्र के समूह दो होते हैं, कौन कौन से, आ जाओ जानते हैं। तो पहला होता है बेटा, पहला कौन सा होता है जल्दी से बताओ। पहला होता है बेटा श्रेणी क्रम। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना बेटा। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, या तो कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ोगे या कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ोगे। ठीक है, चलिए अब जो भी आता है मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, सबसे पहले नाम से नहीं पता चल रहा है, इस क्रम में सारे कैपेसिटर क्या होंगे, श्रेणी में जुड़े होंगे। ठीक है, तो बेटा इस क्रम में यानी इस संयोजन में सभी संधारित्र, सभी संधारित्र बेटा किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, अच्छा कैसे होंगे चलिए जानते हैं बेटा। मान लीजिए ये मेरा संयोजन है, तो पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। ठीक है, तीन ही लगा देते हैं, है ना, तीन ही लगा देते हैं। चलिए ये तीन संधारित्र मैंने लगा दिए और यहाँ पर मैंने एक वोल्टता दे दी, है ना। ये क्या है बेटा, प्लस माइनस, ये क्या है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, है ना बेटा। ये है V1 मान लो, इसके अक्रॉस आप C1 मान लो। ये है C संधारित्र C1, ये क्या है बेटा C2, ये क्या है C3। मुझे बताओ इस संयोजन में क्या समान रहेगा। अगर ये V है तो यहाँ से निश्चित तौर पे धारा जाएगी, और बेटा धारा हमेशा समान जाएगी, जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। और ये क्या करता है बेटा, वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। तो बेटा ये क्या करता है, यहाँ लिखो बेटा, संधारित्र सदैव, सदैव क्या करता है बेटा, वोल्टता परिवर्तन का, वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। ठीक है, चलिए संधारित्र सदैव बेटा वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। अब देखो यहां से जो धारा जाएगी बेटा वो इसमें जाएगी, और धारा होती क्या है बेटा, धारा होती क्या है, I बराबर dq/dt। यानी यहाँ क्या समझा बेटा, यहाँ से ये समझा कि धारा आवेश होगी तब आएगा। यानी कि बेटा श्रेणी क्रम में आवेश सदैव क्या रहते हैं बेटा, बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, बराबर। यानी कि यहाँ पर अगर मेरी वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है, तो बेटा यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि तीनों संधारित्र में कार्यरत वोल्टेज क्या होंगे। अतः कुल वोल्टता, कुल वोल्टता बेटा क्या होगी, केसीएल लगा दूं, बिल्कुल। किससे बेटा, KVL से। क्या हो जाएगी बेटा, V बराबर क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब देखो बेटा आराम से, इसलिए बेटा मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि V बराबर मेरा क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और हम ये भी पता है हमें कि Q बराबर क्या होता है, CV। तो बेटा यहाँ से V बराबर क्या होता है, Q बटे में C। अब क्या श्रेणी में आवेश बराबर होंगे, बिल्कुल। जब धारा बराबर है तो आवेश भी बराबर होंगी। तो लिखो बेटा, हम जानते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र में आवेश क्या रहेंगे बेटा, आवेश क्या रहेंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, है ना। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q। ठीक, चलिए बेटा अब आराम से आओ। तो यहाँ यानी मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, Q बटे में C नेट, है ना। क्यों, क्योंकि V बराबर Q बटे C, है ना। ये नेट यानी कि कुल। तो बेटा Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं सब में से Q कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/CN बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओहो, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से भी आपका Q कॉमन आ जाएगा। ठीक, इस Q से ये Q कैंसिल, है ना। तो यहाँ से मेरा नेट 1/C क्या आया,
वो आया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से क्या शिक्षा मिली? यहाँ से मिली कि जो समांतर क्रम में प्रतिरोध का होता था वह श्रेणी क्रम में क्या होता है? संधारित्र का मान होता है। अब यहाँ से क्या याद रखना बेटा? यहाँ से एक चीज याद रखना कि यदि यदि तीनों संधारित्र या ऐसे कह लो, यदि n संधारित्र क्या है बेटा? समान मान के है, समान मान के है, तो यहां से तुल्य क्या आ जाएगा? तो C नेट बराबर क्या होता है बेटा? C बटे में n। ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल दे। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो बेटा, n क्या है? संधारित्र की संख्या। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं? उपरोक्त पृष्ठ में, अतः पृष्ठ में अगर C1 बराबर C2 बराबर C3 है ना, तो यहाँ से C नेट बराबर क्या हो जाएगा? C बटे में 3। ठीक, समझ गए? तो ये था बेटा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं बेटा, समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, तो आओ दूसरा क्या है बेटा? समानांतर क्रम संयोजन। पेपर नहीं है क्या इसके आगे? समानांतर क्रम संयोजन, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा है बेटा समानांतर क्रम संयोजन। चलिए बहुत बढ़िया, समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब समानांतर क्रम में क्या होगा बेटा? सभी संधारित्र कैसे जुड़े होंगे? समानांतर क्रम में जुड़े होंगे। इसमें समानांतर क्रम में क्या होगा? इसमें इस संयोजन में सभी संधारित्र बेटा कैसे होंगे? सभी संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। चलिए कैसे देख लेते हैं। क्या सब में आवेश बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि धारा अलग होगी तो आवेश स्वाभाविक तौर पर अलग होगा ना। हाँ, तो बेटा आओ, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? समानांतर क्रम में वोल्टता बराबर होती है। हम क्या जानते हैं? समानांतर क्रम में क्या बराबर होती है बेटा? वोल्टता। इसलिए बेटा पहले पढ़ाया जाता है। वोल्टता क्या रहती है? समान, और क्या विभाजन होता है? धारा विभाजन। और धारा का क्या होता है बेटा? विभाजन। धारा का विभाजन होता है, और धारा का विभाजन होगा, इसका मतलब क्या है? धारा का विभाजन होता है, इसका मतलब ये है, अतः आवेश क्या होंगे? अलग अलग। अतः आवेश क्या रहेंगे? अलग अलग। अतः आवेश क्या रहेंगे बेटा? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। ठीक, चलिए अलग अलग होते हैं। ठीक, चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। आओ देखिए, ये लो बेटा, एक एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, तो एक बार मैंने संधारित्र बनाया ऐसे, ठीक है, और दूसरी बार मैंने बनाया, मान लो दो ही संधारित्र लेते, दो ही लेते, ठीक है। चलिए ये लो, ये ले, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एक बैटरी। अगर मैंने यहाँ पर स्रोत लगाया है तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ धारा जाएगी। अब जब धारा यहाँ पहुंचेगी ना बेटा, तो देखो धारा को दो रास्ते मिल रहे हैं, तो ऊपर चली जाएगी I1 और यहाँ चली जाएगी I2, है ना। अब यहाँ I1 जाएगा तो यहाँ पर Q1 पहुंच जाएगा चार्ज, और यहाँ Q2 पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर C1 है और यहाँ क्या है बेटा? C2, है ना। तो बस यहाँ से मुझे धारा अलग दिखी है, तो मैं यहाँ से एक समीकरण लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कि मेरी I बराबर क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि I होती क्या है? dQ/dt, है ना। यदि I अलग है तो Q भी अलग होगा। तो यहाँ से बेटा मैं एक चीज और कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? कि Q नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। बोलो, समझ में आया? क्या आ गया? ठीक है, यहां से मैं एक चीज और कह सकता हूं कि Q बराबर क्या होता है? CV होता है कि नहीं होता है। तो बस यहां से लिखो बेटा। यहां पर आप क्या लिख सकते हो? यहां से फिर से आप क्या लिख सकते हो? आपके पास क्या आया? आपके पास ये आया सर कि Q बराबर क्या है? Q नेट बराबर क्या है? Q1 प्लस Q2, है ना। और आपके पास ये भी आया कि Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है।
अब देखो बेटा यहाँ पर अब देखो वोल्टेज तो सब में बराबर है कि नहीं, क्यों? क्योंकि समांतर है। ये देखो आपने खुद नहीं लिखा है। ये क्या है? समांतर क्रम में वोल्टता समान होती है। तो बेटा V1 यहाँ से क्या समझे आप? यहाँ से ये समझे कि V1 बराबर V2 बराबर क्या है? V है। ठीक है? इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ मत लिखो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। Q2 तो यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हो? V1 बराबर V2 बराबर V, है ना? तो देखो ये Qn की जगह क्या लिखा? C नेट इंटू V। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा? C1 इंटू V। यहाँ क्या लिखा बेटा? C2 इंटू V। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो बेटा मैंने V कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? Cn और यहाँ से भी V कॉमन लिया तो अंदर क्या आया? C1 प्लस C2। तो बस इस V से V कैंसिल। तो यहाँ से बेटा मेरे पास फाइनली क्या आ गया? C नेट बराबर क्या आ गया? C1 प्लस C2। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया कि जो श्रेणी में प्रतिरोध में हो रहा था वो यहाँ समानांतर में कैपेसिटर का हो रहा है। ठीक है, समझ गए? अब यदि n संधारित्र हैं, n संधारित्र है तो बेटा तुल्य क्या हो जाएगा? तो C नेट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से लगाकर Cn। ठीक है, और यहां से एक चीज और समझ में आई, और n तो है लेकिन समान मान के है। यदि n संधारित्र है और साथ में क्या है बेटा? समान मान के है। समान मान है। समान मान का मतलब क्या है? C1 बराबर C2 बराबर C3 है ना? ये सब है। तो बेटा इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बराबर क्या है बेटा? C है। मान लो ये है C1 बराबर C2 बराबर Cn, ये C है। तो बेटा यहाँ से जो मेरा C तुल्य आएगा ना वो क्या आ जाएगा? N इंटू C। यही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज है जो भी आपका, इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूले है ना बेटा उसको उल्टा करोगे तो कैपेसिटर के फॉर्मूले बनते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमने कैपेसिटर की बेसिक जानकारी ली जो आपकी आईटीआई की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके साथ में न्यूमेरिकल लगाएं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बेटा इसके अलावा एक टाइम कांस्टेंट का छोटा सा होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, आओ देखो बेटा, दोनों का साथ में बताऊंगा बेटा, इंडक्टर और कैपेसिटर का, है ना? समय नियतांक, समय नियतांक, है ना? तो बेटा दो सर्किट होते हैं, ध्यान रखना। समय नियतांक क्या होता है? जिसमें वो चार्ज या डिस्चार्ज होता है, बस वही बात है। तो आप ज्यादा मत याद करो बेटा, ये याद करो सिंपल। अगर नेटवर्क मेरा क्या है? L और R है, L प्लस R है, यानी कि LR, यानी कि इंडक्टर और रजिस्टर है ना, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला समय नियतांक क्या आ जाएगा? L/R। बस ये ध्यान रखो, है ना? अगर नेटवर्क मेरा क्या है बेटा? L और C है ना? तो बेटा इसके लिए समय नियतांक क्या आता है? कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू C। ये क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। बस वैसे तो आपके कोर्स में इतना ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आ जाओ बेटा। ये ध्यान रखो, जब ये पहला होता है ना बेटा, पहला समय नियतांक, तो बेटा उसमें कोई भी चीज कितना चार्ज होती है? 63% तक अपना चार्जिंग टाइम लेती है ना, चार्ज टाइम। और टॉर्क 2 जब होता है ना, तब क्या होता है बेटा? लगभग 86% तक चार्ज होता है ना? वैसे ये कोर्स में नहीं है पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और टॉर्क 3 के में क्या होता है? कितना होता है बेटा? 92% चार्ज होता है कैपेसिटर। टॉर्क 4 में क्या होता है बेटा? 98% चार्ज होता है। और आपको पूछेगा कैपेसिटर कब फुल चार्ज होता है? तो बेटा टॉर्क 5 में क्या होता है बेटा? कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? फुल चार्ज। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, वैसे ये कोर्स में नहीं है पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। इसका फॉर्मूला टॉर्क 1 का क्या होता है? सिंपल सा, R इंटू सी। टॉर्क 2 का क्या होता है बेटा? इसमें 2 लगा दो, बस 2 इंटू आर सी। टॉर्क 3 में क्या लगा दो? 3 इंटू आर सी। टॉर्क 4 में क्या होता है? 4 इंटू आर सी। टॉर्क 5 में क्या होता है? 5 इंटू आर सी। बेटा ये लो। ठीक है, वैसे ये पूछेगा नहीं पर ये ध्यान रखो। वैसे आपको मेरे को नहीं लगता, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना? तो आप वहीं से प्रैक्टिस कर लेना और ज्यादा मत पढ़ो बेटा, क्योंकि आपको आईटीआई और डिप्लोमा के हिसाब से पढ़ना है और आपको पता है एक्स्ट्रा पढ़ने के नंबर नहीं मिलते, है ना? तो ध्यान रखना बेटा। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है, छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान में रखना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे पढ़ाने में तो खूब सारा मैं ही पढ़ा दूं लेकिन फिर मतलब नहीं रहेगा ना बेटा। CR परिपथ है ना, और ये क्या है? LR परिपथ। ठीक है, चलिए।
चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम्स को दें, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम।